नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपनी इस वीडियो पर। मित्रों, कल मैंने जो है समास आपको पढ़ाया। समास में जो है देखिएगा, समास बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। वास्तविकता बता दूँ तो जो आपको अपवाद स्वरूप समास की चीज़ें आपको बताई जाती हैं, जैसे पंचगंग में कौन सा समास है। ठीक है, आप लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा बार सुना होगा कि पंचगंग में बताइए कौन सा समास। आपने समास पढ़ लिया। हम लोगों ने पढ़ा कि पंचगंग मतलब आगे हमने 5 देखा, 5 गंगा का समूह बता दिया। हमने क्या बताया? हमने बता देते हैं द्विगु समास है, लेकिन वास्तव में पंचगंग में द्विगु समास नहीं है। अगर आप लोग पंचगंग में समास जानते हैं तो उसे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आप लोग भी कहीं ना कहीं पहले तो जरूर पढ़े होंगे। तो बताइएगा पंचगंग में कौन सा समास है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको मैं क्यों ये बता रहा हूं पंचगंग में कौन सा समास है। मैं इस वजह से बता रहा हूं, जो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपकी परीक्षा में बिल्कुल नहीं आते। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपका जो जिस लेवल में आप परीक्षा देंगे, आप यूपी टेट देंगे, सी टेट देंगे, या यूपी पुलिस देंगे, या यूपी एसआई तक देंगे, या यूपी लेखपाल तक देंगे, यहाँ पर इसकी मतलब कि जो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं नहीं आते हैं। और अगर कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन आते हैं तो बिल्कुल उसमें अगर मतलब कि 2-3 चीज़ें सही हो रही हैं, 2-1 ऑप्शन सही हो रहे हैं, तो उसका संपूर्ण नंबर सबको दिया जाता है, उसे बोनस अंक कहते हैं। ठीक है, तो आप बहुत बड़ा कचरा मटेरियल भरने के चक्कर में मत पड़िएगा। बिल्कुल आपको बेसिक आनी चाहिए समाज की, बस आपका काम खत्म होता है, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको केवल शॉर्टकट से पढ़ करके स्मार्ट स्टडी करके नौकरी ले लेनी है। नौकरी जिस दिन आपको मिल गई उसी दिन समाज आपको समझेगा कि आप बहुत तेज है पढ़ने में। आप कितनों भी विद्वान हो जाइए पढ़ने में, अगर आप नौकरी नहीं पाते हैं, समाज की नज़र एक ऐसी बन चुकी है ना, जब आप सरकारी नौकरी नहीं पाते और सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप कमज़ोर ही कमज़ोर हैं। आप कितनों भी बड़े विद्वान हो, लेकिन एक 1500 ग्रेड पे 1800 ग्रेड पे का कोई आपके भाई आपका बंधु चपरासी बन जाता है तो आपकी योग्यता उससे ज़्यादा आंकी जाती है। भले ही आप बीएड एमएड और पीएचडी करके क्यों ना बैठे हों। ठीक है, भले ही आप उससे ज़्यादा पैसा छाप रहे हैं, लेकिन वो सफल माना जाएगा और आपको कहेंगे अरे भैया नौकरी की तैयारी करत रहना भाई, तक खूब नहीं किया है ना। इस तरीके से लोग बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम आपके सामने कुछ समास के शब्द लिखे हैं। ये समास के शब्द जितने भी हैं बहुत ही बेहतर हैं, मैंने छांट करके लिखा है। इन समास के शब्दों में आपको बताना है इसमें से कौन कौन सा समास है। आप लोग बताइएगा लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि क्या आपने सही उत्तर दिया, या 26 क्वेश्चन मैंने लिखा, इन 26 में से आपने कितना सही किया। ठीक है, मैं पूरी तरीके से यह जो वीडियो दे रहा हूं यह आपके टेस्ट पर निर्भर है। अगर आपने समास के वीडियो जो नहीं देखे हैं तो एक ही वीडियो में मैंने पूरा समास समाप्त किया है, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं यथाशक्ति में कौन सा समास है। बताइएगा यथाशक्ति में कौन सा समास है। मैं यहां पे अब डिटेल में नहीं चर्चा करूंगा कि यथाशक्ति में किस तरीके से क्या समास है। ठीक है, यथाशक्ति में मित्रों अव्ययी भाव समास। अगर आपने अव्ययी भाव सही किया है तो निश्चित रूप से आप बहुत ही बेहतर सीख पा रहे हैं। ठीक है, इसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास की परिभाषा में हमने बताया था कि इसमें जो है पूर्व पद प्रधान होता है और वह अव्यय होता है। और इसकी पहचान के लिए मैंने बताया कि अगर अव्यय के अलावा अगर आप नहीं समझ पा रहे कौन सा समास है तो आप देख लीजिए क्या उसमें उपसर्ग लगा है। अगर उसमें उपसर्ग लगा है तो निश्चित रूप से आप पहली नजर में अव्ययी भाव समास उसे बता सकते हैं। ठीक है, इतना आप जानिएगा। अगर वह अव्यय शब्द से शुरुआत होता है तो अव्ययी भाव है, पहला पद प्रधान वही प्रधान भी होता है, और अगर इससे भी नहीं क्लियर होता है तो पहला शब्द अगर उपसर्ग है तो वह अव्ययी भाव है। ठीक है, बस इतना ही आपको ध्यान देना और बहुत ज्यादा कुछ आपको विद्वान नहीं बनना है। आगे बात करते हैं जलमग्न। जलमग्न में कौन सा समास है? अगर आपको आता है तो आप बताइएगा, या आप वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। मैं इसे लाइव डिस्कस नहीं कर पा रहा हूं, इसके लिए मुझे खेद है, पर प्रयास आगे कर रहा हूं। निश्चित रूप से अपने प्रयास में फलीभूत होगा। सीमित संसाधन वर्तमान में भले हैं, लेकिन हमारे हौसले लगातार आपके ही पक्ष में हैं और आप लोग ही हमारा हौसला है। लगातार आप लोग हौसला अफजाई करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हम भी आपके लिए बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे आगे। ठीक है, तो जलमग्न में कौन सा समास है? अगर आपने तत्पुरुष समास उत्तर सही लगाया है तो आप निश्चित रूप से बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं। जलमग्न का जब आप समास विग्रह करेंगे तो इसे हम कहेंगे जल में मग्न। क्या है? जल में मग्न। और जल में मग्न बीच में शब्द आ रहा है। में शब्द कौन सा, मतलब कौन सा क्या है? में शब्द क्या है? आप कहेंगे भैया में शब्द कारक चिन्ह है, और मैंने बताया कि कर्म तत्पुरुष समास में बीच में अगर में बीच में कारक चिन्ह आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपने समझ लिया। आगे बात करते हैं पंचवटी। मित्रों पंचवटी में बहुत ही बेहतर तरीके से आपने देखा कि द्विगु समास में पहला शब्द डिजिट होता है। एक बच्ची ने लिखा कि सर द्विगु समास में मैंने ऐसे याद किया है कि द्विगु समास
इंग्लिश में लिखी, उसके बाद लिखा उसने द्विगु समास में डिजिट होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप जिस तरीके से याद कर सकते हैं करिए। पंचवटी में जो है द्विगु समास है, क्योंकि इसमें जो है पहला पद संख्या वाची है। पंचवटी का जब आप समास विग्रह करेंगे तो जब हम इसे संस्कृत में करेंगे तो वहां लिखेंगे पंचानाम वटानाम समाहार, लेकिन आपको हिंदी में याद करना है 5 वटों का समूह, यही कहेंगे पंचवटी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं रोग पीड़ित। मित्रों, रोग पीड़ित में कौन सा समास है आप बताइएगा। रोग पीड़ित का जब आप समास विग्रह करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, रोग से पीड़ित। जो रोग से पीड़ित है उसे क्या कहेंगे, रोग पीड़ित कहेंगे। और बीच में जब से शब्द आ जाता है तो वह कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। अच्छा, आपसे अगर मैं कहूं कि भाई बताइए तत्पुरुष समास में भी कौन सा तत्पुरुष है, अगर आपको आता है कि से जो है किस कारक का चिन्ह है, से किस कारक का चिन्ह है, तो आप बताइएगा से जो है कर्ण कारक का चिन्ह है। और अगर तत्पुरुष समास केवल डायरेक्टली दिया रहे, वैसे आपके जो आपका सिलेबस है, जिस स्तर पे आप तैयारी कर रहे हैं, वहां कर्ता कर्म कर्ण तत्पुरुष नहीं पूछा जाएगा, आपसे बस यही पूछा जाएगा कौन सा समास है। बेहतर आप तत्पुरुष समास लगा दीजिएगा। लेकिन अगर आपसे थोड़ा सा एडवांस पूछ लेता है तो बीच में जिस कारक का चिन्ह आता है वही तत्पुरुष हो जाता है। इसमें से चिन्ह आ रहा है और से जो है कर्ण कारक का चिन्ह, इस वजह से यहां पर कर्ण तत्पुरुष है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं पीतांबर। मित्रों, पीतांबर में कौन सा तत्पुरुष, कौन सा समास है, तत्पुरुष बोल रहे हैं, कौन सा समास है। पीतांबर का जब आप संधि विच्छेद करेंगे, पीला है अंबर जिसका, अर्थात कौन, पीत मतलब पीला वस्त्र, पीला है अंबर जिसका, अंबर का अर्थ होता है वस्त्र। पीला वस्त्र कौन धारण करता है, आप लोग अगर कुछ महिलाएं भी हमसे जुड़ी हुई हैं, हिंदू धर्म की होंगी, तो जानते हैं कि आप जब विष्णु भगवान की पूजा करती हैं बृहस्पतिवार को, अगर आप शायद व्रत रहती होंगी तो आपको पता होगा कि पीले वस्त्र से उनका जो है सारा काम किया जाता है, विष्णु भगवान का पूजा अर्चना। तो पीला वस्त्र कौन धारण करता है, विष्णु भगवान धारण करते हैं, अर्थात जो पीतांबर है वह विष्णु भगवान का पर्यायवाची है। इस वजह से मैंने कहा कि इस समास में कोई भी प्रत प्रधान नहीं होता है, बल्कि किसी तीसरे की तरफ संकेत दे दिया जाता है, अर्थात यहां पे कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं मित्रों, गुणयुक्त। गुणयुक्त में कौन सा समास है, गुणयुक्त। जितने भी क्वेश्चन मैंने यहां पे लिए हैं, जितने भी शब्द लिए हैं, वो सभी शब्द कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और हमारे अनुसार ये शब्द बहुत ही बेस्ट निकल करके सामने आए, तो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। गुण से युक्त कहेंगे। ठीक है, गुण से युक्त, गुण से भरा हुआ, अर्थात जिसके पास गुण होता है, गुण से योग्य होता है, युक्त होता है, उसे गुणयुक्त कहेंगे, है ना। तो बीच में से शब्द आ गया, अर्थात कारक चिन्ह का लोप हो गया, कारक चिन्ह बीच में आ गया, कौन सा समास, तत्पुरुष समास। मित्रों, आगे बात करते हैं नीलकमल। चलिए, अब शुरुआत होती है नीलकमल। नीलकमल में कौन सा समास है बताइएगा। अगर आप लोग जो है कर्मधारय समास सही लगा रहे हैं तो बिल्कुल आप सही जा रहे हैं और आपकी तैयारी जो है हमारे ख्याल से बेहतर चल रही है। और पहली बार में अगर आप शिक्षक भर्ती में शिक्षक नहीं बनते हैं तो समझ लीजिए आप दाग हैं, जिंदगी में आप दाग बन के आए हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। पहली भर्ती अंतिम भर्ती होती, इस बात को ध्यान रखिएगा। हमारे पड़ोस का एक लड़का है, पहली बार में टीईटी दिया, उस 40 नंबर पाया। वो कहा कि पहली बार तो अंदाज रहे हैं, अब दोबारा हम मारेंगे तीर, दोबारा कुछ नहीं तीर मारोगे बच्चा, गए हो काम से। पहली बार में अगर आप पास हो गए तो निश्चित रूप से आपका जो है मोटिवेशन, हर एक चीज़ बढ़ जाता है। उसके बाद आप एक भर्ती अंतिम भर्ती होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। शिक्षक बनने का पहला मौका वही अंतिम मौका होता है। उसके बाद आप रगड़ते रहिए, हो सकता है टीईटी आप पहली बार फेल होते हैं, दोबारा आप पास हो सकते हैं, लेकिन अगर एक बार सुपर टेट का मौका हाथ से छूट गया तो आपका हाथ पे हाथ कब तक रखा रहेगा वह कोई नहीं जानता है। ठीक है, चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आगे बात करते हैं मंत्रिपरिषद। मित्रों, मंत्रिपरिषद में कौन सा समास है बताइएगा। मंत्रिपरिषद में कौन सा समास है। ठीक है, मंत्रिपरिषद। अगर आपको कमेंट बॉक्स, अगर आपको मंत्रिपरिषद में समास आता है तो आप लोग इसे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। मंत्रिपरिषद में कौन सा समास है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है, वीवीआई करके लगाइएगा, क्योंकि आपकी पिछली परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा गया है और इसका उत्तर हम चाहेंगे आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। जिसका उत्तर सही होगा हम उस बच्चे के कमेंट को हम पिन कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं वज्रांग। वज्रांग में कौन सा समास है। वज्रांग लिखा गया है, यह है वास्तव में वज्रांग। वज्रांग ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जिसके अंग जो है वज्र के समान है। वज्र के समान अंग धारण करने वाला कौन है, बजरंग बली है। हमारे हिंदू धर्म में बजरंग बली, आप सभी लोग अगर हिंदू धर्म में नहीं भी होंगे तो भी आप कभी न कहीं हनुमान जी का नाम जरूर सुने होंगे। और जो अव्ययी भाव समास में उदाहरण होते हैं वो अधिकतर हिंदू धर्म से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा शब्द आपके सामने देखने को मिलते हैं। तो वज्र के समान अंग को धारण करने वाला कौन है, बजरंग बली हैं, हनुमान जी हैं, ठीक है, अंजनी पुत्र हैं। ठीक है, वो कौन है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, बहुब्रीहि समास। आगे बात करते हैं गुरुदेव। भैया बताइए गुरुदेव में कौन सा समास है, अगर आपको आता है तो बताइए। गुरुदेव,
कुछ लोग इसे गुरु और देव कर देंगे, ठीक है, गुरु और देव नहीं, आप इसे जो है कर्मधारय समास लगाइएगा, ध्यान रखिएगा। वीवीआई क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान रखिएगा। मैं एक वीवीआई आपको दिया हूं, इसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मंत्रिपरिषद में कौन सा समास है। आगे बात करते हैं गुरुदेव। गुरुदेव में मित्रों कर्मधारय समास है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे भैया कर्मधारय कैसे हो गया? कर्मधारय में एक विशेष्य होता है, एक विशेषण होता है। यहाँ नीलकमल में मैंने नहीं बताया, नीलकमल में कमल कैसा है? नील के सदृश है। कमल जो है विशेष्य है और नील जो है इसका विशेषण है। कमल की विशेषता बता रहा है कि कमल जो है नील के सदृश है, अर्थात यहाँ पे कर्मधारय हो गया। इसी तरीके से गुरु और देव, इसमें जो है एक विशेष्य एक विशेषण है। देवता, गुरु की विशेषता बता रहे हैं कि गुरु कैसे हैं? देवता के सदृश हैं। गुरु की विशेषता देव बता रहे हैं, ठीक है। तो गुरु कैसे हैं? देव के सदृश हैं। गुरु क्या है? विशेष्य है, और देव क्या है? विशेषण है। इस वजह से यहाँ पे कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। वीवीआई करके ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हरिहर। बताइएगा भाई साहब हरिहर में कौन सा समास है ना? मैंने कक्षा 10वीं में जब आप अगर माध्यमिक शिक्षा परिषद की किताबें पढ़े होंगे तो उसमें जो है एक सीता स्वयंवर का वर्णन जो है हमारी कक्षा 10वीं में था, मैंने पढ़ा था। मंत्र परम लघुजास बस विधि हरिहर सुर सर्व, ठीक है। ये चौपाई में था, सीता स्वयंवर की चौपाई में था, मुझे आज भी याद है। वहाँ पे गुरुजी ने हमारे बताया था हरिहर सुर सर्व। वहाँ पे जो है जो हरि का मतलब होता है, उसका मतलब होता है ब्रह्मा। हर का मतलब जो होता है उसका मतलब होता है विष्णु, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने बताया था। तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा हरि और हर करेंगे, ठीक है। हरि और हर, ठीक है। हरि और हर, इसका जब संधि विच्छेद करें, सॉरी, इसका जब समास विग्रह करेंगे तो इसे कहेंगे हरि और हर। और जब बीच में ओ आ जाता है, मतलब दो देवताओं को हमने नाम ले लिया, फलाने और फलाने, मैं कहूँ राम और श्याम, इसमें कौन सा समास है? आप बताएंगे भाई साहब और आ गया तो बीच में कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास हो गया, द्वंद्व में और, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा समास होगा? ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है बीच में योजक चिन्ह आए, जरूरी नहीं है एक दूसरे का विपरीत हो। जरूरी ये है कि जब आप उसका समास विग्रह करें, तो बीच में और शब्द आ जाए, बस समझ में आइए, वहां पे द्वंद्व समास होता है। मोहांध, भाई साहब बताइए मोहांध में कौन सा समास है? तुरंत इसका समास विग्रह करिए। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे वचनामृत लिखा गया है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम समस्त पद बोलते हैं, ठीक है। इसे हम समस्त पद बोलते हैं, और जब हम समास विग्रह करके इसे तोड़ देते हैं तो उसे हम समास विग्रह बोलते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मोहांध में समास बताइए। मोह से अंध, मोह से अंधा, कहते हैं ना कि भाई वो पुत्र के मोह में अंधे हो गए हैं, तो मोहांध मतलब मोह से अंधे हो गए हैं, पुत्र के मोह में अंधे हो गए, मोह से अंधे हो गए हैं। लेकिन अगर मोहांध क्लियर लिखा रहे, उसे आप समास विग्रह करेंगे तो आप यही लिखेंगे मोह से अंधा, मोह से अंधे। तो क्या हो गया? ये तत्पुरुष समास हो गया, क्योंकि बीच में जो है कारक चिन्ह आ गया, ठीक है, तत्पुरुष समास। वीडियो को पॉज करिएगा और वैसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। वैसे अगर आपकी इच्छा हो तो डायरेक्टली वीडियो को 2 स्पीड में करके देख सकते हैं आप, ठीक। आगे बात करते हैं मृगनयनी। भाई साहब बताइए मृगनयनी में कौन सा समास है? मृगनयनी, नयन कैसे हैं? मृग के सदृश हैं। कहते हैं कि आपकी आंखें जो हैं हिरण की तरह लग रही हैं, है ना। तो थोड़ा सा होता नहीं है, रोमांटिक मोड में ऐसा होता है। तो मृगनयनी, नयन कैसे हैं? हिरण के समान है। तो क्या हुआ? एक विशेषण है, एक विशेष्य है, इस वजह से यहाँ पे कौन सा समास हुआ? कर्मधारय समास हुआ, ठीक है। वीवीआई है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा, वीवीआई। आगे बात करते हैं सप्तर्षि। मित्रों जब पहला पद संख्यावाची हो गया तो क्या हो गया? द्विगु समास हो गया। पहला पद संख्यावाची हो गया तो कौन सा समास हो गया? द्विगु समास, सप्तर्षि। आगे बात करते हैं महाजन। भाई साहब बताइए महाजन में कौन सा समास है? कुछ लोग तो गुड़ुम गुड़ुम हो जाएंगे महाजन में, है ना। अच्छा, जो कल वाली वीडियो को जिन्होंने देखा होगा महात्मा वाला जरूर उदाहरण देखे होंगे। महान है जो आत्मा, अर्थात महात्मा, मैंने बताया था महान है जो आत्मा। आत्मा कैसी है? महान है। मैंने विशेषण और विशेष से बताया था, ठीक है। वहाँ पे कर्मधारय समास है महात्मा में। उसी तरीके से एक विशेषण एक विशेष से होता है तो क्या होता है? कर्मधारय होता है। उसी तरीके से यहाँ देखिए महाजन है, महान है जो जन, जो लोग महान है उसे महाजन कहेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये इसका अर्थ मत लगाइए महाजन मतलब सेठ महाजन, वो वाला महाजन नहीं है, ये महाजन दूसरा है। महान है जो लोग उसे महाजन बोलते हैं। एक व्यक्ति के लिए महाजन का प्रयोग नहीं करेंगे हिंदी व्याकरण में, ठीक है। इसमें कौन सा समास है? महान है जो लोग, अर्थात महाजन कौन है बताइए?
अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नहीं आता है तो भाई देख लीजिए। महान है जो जन कर्मधारय समास, विशेषता बताया जा रहा है। समझ में आया ना। आगे बात करते हैं बारहसिंहा। ध्यान से सुनिएगा, मैं कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन यहां पे दिया। बारहसिंहा में कौन सा समास है? यहां पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी है द्वंद्व समास, ऑप्शन सी है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी है कर्मधारय समास। तो जैसे ही हम बारहसिंहा देखेंगे तुरंत लगाएंगे भाई साहब इसमें तो सर ने बताया था कि अगर पहला पद संख्यावाची आ जाता डायरेक्टली मारो यार द्विगु समास। निश्चित रूप से अगर यहाँ पे बहुब्रीहि के साथ द्विगु भी दिया होता तो इसमें बोनस अंक आपको मिलता है, बोनस अंक, क्योंकि कंफ्यूजन वाले शब्द देने ही नहीं चाहिए परीक्षा में। अगर जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं इसका बच्चा इस पे कोर्ट जा सकता है, कहीं कहीं से मतलब कि दिक्कत होती है। कंफ्यूजन वाले वर्ड आपकी परीक्षा में नहीं मिलेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी वजह से इसमें द्विगु समास बाहर कर दिया गया। एक क्वेश्चन जो है यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से 2016 में परीक्षा हुई थी, अमीन की परीक्षा हुई थी, है ना। उस अमीन की परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें द्विगु समास नहीं दिया गया है, केवल इसमें बहुब्रीहि दिया गया है। और बहुब्रीहि सही भी होगा, क्यों? क्योंकि 12 सींग वाला कौन होता है? 12 सींग वाला जानवर अर्थात बारहसिंहा। इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो यही करेंगे ना कि 12 सींग वाला जानवर अर्थात बारहसिंहा, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो गया। ये बारहसिंहा दूसरे जानवर की तरफ पर मतलब कि इंडिकेट कर रहा है अपने आप को। उम्मीद है समझ पाएंगे। इसमें द्विगु समास नहीं दिया गया ऑप्शन में। ऑप्शन में द्विगु समास देता तो कुछ बच्चे द्विगु मारते, कुछ बहुब्रीहि मारते, तो क्वेश्चन फंस जाता। ठीक है, आगे बात करते हैं। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? मैंने कल बताया था कि समास जो है मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। निश्चित रूप से अगर आपसे पूछा जाए कि समास मूलतः कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताएंगे 4 प्रकार के। ठीक है, कैसे कैसे मैंने बताया था। अव्ययी भाव समास एक होता है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। उसके बाद दूसरा जो समास होता है मित्रों उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उसके बाद जो तीसरा समास मैंने बताया था वो बताया था आपको, क्या बताया था? द्वंद्व समास बताया था। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। उसके बाद जो चौथा समास हमने बताया था वो बताया था बहुब्रीहि समास। और बहुब्रीहि समास में मैंने बताया था कि बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, और कर्मधारय समास और द्विगु समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास ये तत्पुरुष समास के ही रूप होते हैं। तो जब तत्पुरुष समास के रूप है तो जायज़ सी बात है, जिस तरीके से तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक उसी तरीके से कर्मधारय और द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। उम्मीद है कि मेरी बातें आपने लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। ऐसे भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, हिंदी में मूलतः स्वर कितने होते हैं? तो आप जरूर बताइएगा अगर आपको आता है कमेंट बॉक्स में, हिंदी में स्वरों की संख्या मूलतः कितनी होती है। चलिए, जिस मैंने पढ़ाया है, ऐसा नहीं कि मैं फर्जी पूछ रहा हूँ, मैंने पढ़ाया है। प्लेलिस्ट देखिए, बेहतर तरीके से प्लेलिस्ट 14, 15, 16 वीडियो लगातार तैयार हो रहे हैं। एक दिन यही प्लेलिस्ट इतने अच्छे खासे वीडियोज तैयार हो जाएंगे कि आप यूपी टेट की परीक्षा के दौरान आपको कहीं से कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। आप यहीं आएंगे, डायरेक्ट प्लेलिस्ट खोलिए, सेकेंड पर करके स्पीड को बढ़ा करके दनादन अपना सिलेबस पूरा कर लीजिए, है ना। मेरा उद्देश्य भी यही है। अभी फिलहाल के लिए बच्चे कम इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन आने वाले समय मुझे पूरा यकीन है आप लोग हमारे ऊपर भरोसा जरूर जताएंगे। चलिए, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं मित्रों? उत्तर पद किसमें प्रधान होता है? तत्पुरुष समास में, है ना। यहां पर द्विगु समास भी मैंने उदाहरण में दे दिया है। यहां पे द्विगु समास उदाहरण में नहीं देना चाहिए क्योंकि द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है ना। तो दोनों ऑप्शन में नहीं आएगा, मैंने गलती से दे दिया। यहां पर मुझे देना चाहिए था, यहां पर मुझे कौन सा समास देना चाहिए था? एक समास बच रहा है ना, यहां पे बहुब्रीहि समास मुझे देना चाहिए था, है ना, लेकिन मैंने गलती से दे दिया। तो तत्पुरुष समास आप सही लगाइएगा, इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है, द्विगु समास में भी, है ना। चलिए आगे बात करते हैं नीलोत्पल। नीलोत्पल में कौन सा समास है? अगर आपको आता है तो आप बताइए कि नीलोत्पल में कौन सा समास होता है ना। वीवीआई करके मैं बता रहा हूँ इसे, इसको भी आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ना। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे भैया आप काहे 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं? 2-3 क्वेश्चन मैं इस वजह से दे रहा हूं क्योंकि मैं इसे लाइव डिस्कस तो कर नहीं रहा हूं। लाइव डिस्कस करता तभी आपका कमेंट मेरे सामने आता, लेकिन थोड़ी सी समस्या है, इस वजह से आप लोग 2-3-4 सवाल तो मैं ऐसा छोड़ूंगा जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इससे मुझे लगे कि वास्तव में आप निशांत ज्ञान के साथ तन्मयता, ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ जुड़े हुए हैं अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं मनमाना। मनमाना में कौन सा समास है? जब आप इसका समास विग्रह करेंगे, मैं बता देता हूं, जब आप इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे? मन से माना, मतलब मन माना हो गया। कहा नहीं जाता है कि वो मनमाना हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी बातें नहीं सुनता है। इसका मतलब ये है कि वह जो है मन को मना नहीं कर सकता है।
जो उसका मन करेगा वो करेगा, मन से मना नहीं कर सकता है, उसे मनमाना कहते हैं। जो उसके मन में बातें चलती हैं, उसे लगेगा कि यार हमें गोलगप्पा खाना चाहिए, उसके घर में चाहे एक पैसा रहे चाहे ना रहे, है ना, किसी तरीके से मम्मी पापा के इधर उधर से बटुए में से पैसा मारेगा, ले जा करके तुरंत एक गोलगप्पा खाएगा, है ना। तो ये होता है मनमाना। मन को मना न करने वाले को ही मनमाना कहते हैं। और जब आप मन को नहीं मना कर पाते हैं तो आप निश्चित रूप से असफलता के राह पर होते हैं। मन को मनाइए, है ना, प्यार और के चक्कर में मत पड़िए, मन को मनाइए, बेहतर तो बेहतर बनाइए और अपने भविष्य को सुधारिए। चलिए, मनमाना में कौन सा समास हो जाएगा बताइएगा? तत्पुरुष होगा, हाँ बताइए, या तत्पुरुष होगा या कर्मधारय होगा? मैं आप दोनों से पूछता हूं, बताइएगा इसमें कौन सा समास होगा, है ना। हमारे हिसाब से तत्पुरुष सही है, ठीक है। आगे बात करते हैं, आपके हिसाब से कौन सा सही, आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमल नयन, कमल नयन में बहुत ही आसानी से आप बता पाएंगे भैया, इसमें जो है कर्मधारय समास है। क्या है? कर्मधारय। आप कहें क्योंकि नयन कैसे हैं भैया? कमलवत हैं। आप कहेंगे नयन जो है, नयन की विशेषता बताई जा रही है, नयन जो है कमल के समान है ना। किसी के नयन जो है कमल के समान तो नहीं होते हैं, लेकिन एक है, दम है क्वेश्चन में, है ना। आगे बात करते हैं पंचानन, 5 मुखों वाले। अब कुछ लोग कहेंगे यार पंचानन लिखा गया है 5 मुखों का समूह, अर्थात पंचा नाम आनना नाम समाहार, यहाँ पे हो जाएगा द्विगु समास। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर आप जानकारी रखते, वैसे तो जानकारी तो सबको होगी। 5 मुख वाले जो है हम कहते हैं पंचमुखी बजरंगबली, एक रूप था उनका, 5 मुखों में आए थे, तो उसे जो है पंचानन कहेंगे। आप यहाँ पे बहुब्रीही समासी लगाइएगा, ठीक है। नंबर 1 पे आप इसे बहुब्रीही समासी लगाइएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखिएगा, है ना। राज दरबार, बताइए राज दरबार, भैया कहेंगे राज दरबार, समास विग्रह करिए, राजा का दरबार। राजा का दरबार है, बीच में का आ रहा है, का जो है संबंध कारक का चिन्ह है, संबंध कारक के चिन्ह में बीच में का आ जाए तो कौन सा बीच में कारक चिन्ह आ गया, डायरेक्टली तत्पुरुष है। लेकिन अगर वैसे लिखना हो तो आप संबंध तत्पुरुष में लिखिएगा, लेकिन लिखने उखने की बात नहीं होगी, डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा, आप तत्पुरुष लगाइएगा। लेकिन अगर कह दिया जाए भाई बताओ, इसमें खोद के पूछ लिया जाए तो बता सकते हैं ना, संबंध तत्पुरुष है। इतना तो हमारे जितने भी शिक्षार्थी होंगे वो तो जरूर जानते होंगे, है ना। आगे बात करते हैं प्रत्यंग, बताइए। अभी मैं जब शुरुआत किया अव्ययी भाव समास का, मैंने बताया जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आए कि भाई इसमें कौन सा समास है, तो देखो यार उसमें पहला पद अव्यय तो नहीं है, तो मार दो अव्ययी भाव। देखो पहला पद अव्यय हो और पूर्व प्रधान भी होना चाहिए, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगर पहला पद उपसर्ग मिल गया, डायरेक्टली मारो यार, कौन सा? अव्ययी भाव, है ना। प्र जो है अव्यय है, अव्ययी भाव, बस आपको यही करना है। प्र अव्यय मिला, सॉरी उपसर्ग मिला, मारो अव्ययी भाव, है ना। आगे बात करते हैं वचनामृत, बताइएगा वचनामृत में कौन सा समास है, बताइए। मुझे लगता है कि वचनामृत में आप समास कुछ लोग क्या 90% लोग जो है गायब हो जाएंगे वचनामृत में, है ना। जब आप इसका समास विग्रह करेंगे तो ये जो है वचन और अमृत होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, वचन और अमृत, है ना। अब जब बीच में और चिन्ह आ जाता है, बताओ वचन और अमृत, अरे संधि आपको पढ़ा के लौटे हैं हम, वचन धन अमृत करोगे तो कौन सा मतलब कि संधि बनेगा, दीर्घ स्वर संधि बनेगा ना, तो उसे ही जोड़ के लिख दिया गया वचनामृत आपको बहकाने के लिए, है ना। तो वचनामृत में कौन सा समास हो गया, बीच में और चिन्ह आ गया तो कौन सा समास है, बीच में और चिन्ह आ गया तो कौन सा समास है बताओ? द्वंद्व समास है ना। आगे बात करते हैं तिरंगा, तिरंगा में कौन सा समास है? आगे तो पहले ती आ गया, जब डिजिट आ गया द्विगु समास, क्या आ गया? डिजिट आ गया द्विगु समास। अब भाई साहब 26वां आपको बताना है, बीबीआई है ना। रात दिन में कौन सा समास है ना, रात दिन में कौन सा समास है बताओ? तो 26 क्वेश्चन मैंने आपके सामने दिया, और कितने क्वेश्चन मैंने आपको दिया? मंत्री परिषद में समास आपको बताना है और नीलोत्पल में आपको समास बताना है। और बताइएगा मनमाना हमने सही किया कि नहीं, ये 3 क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। और थोड़ा सा मैं क्लू दे देता हूं, क्लू है ना, कि आपको कैसे समास को याद करना है। आपको जो है समास को याद करने के लिए मैं एक समास की कविता दे रहा हूं। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे यार ये आपकी कविता नहीं है, मैं मानता हूँ कि हमारी कविता नहीं है, मैंने भी अपने गुरुओं से गुरुजनों से सीखा है, वही मैं आपको पढ़ाता हूँ, है ना। और जायज़ सी बात है कि मैं कहीं से भी आपको पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल मैं आपको
आपको बेहतर देने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। ये चीज़ें हमारी नहीं है, मैं अपने मन से नहीं बनाया हूँ, इसे भी मैंने पहले कहीं देखा है। तो कुछ लोग ये मत कहिएगा कि यार इसको तो मैं पहले से ही जानता था। जानते थे तो अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते तो भी जान जाए, है ना। समास की कविता है ना। देखिएगा, वही जो समास में आपको डिटेल में बताया गया, वही धीरे छोटे शब्दों में देख लीजिए। पहले आप डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो इसे आप भूल जाएंगे, है ना। क्या आपको पढ़ना है? अव्यय में पहला पद अव्यय, बहुब्रीहि में अन्य प्रधानतः है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पहला पद अव्यय होता है। बस आपको यही ध्यान रखना है। अव्यय में क्या होता है? पहला पद अव्यय होता है। बहुब्रीहि में अन्य प्रधानतः है। बहुब्रीहि समास में किसी तीसरे की तरफ संकेत किया जाता है। बहुब्रीहि में अन्य प्रधानतः है ना। आगे बात करते हैं द्वंद्व में और छिपे। द्वंद्व में क्या होता है? बीच में और चिन्ह आ जाता है। द्वंद्व में और छिपे, द्विगु में पहला संख्या पद आवत है। द्विगु में क्या होता है? पहला संख्या पद होता है। समझ में आया ना। द्वंद्व में बीच में और छिपे, द्वंद्व में और छिपे, द्विगु में पहला संख्या पद आवत है। बीच में कारक चिन्ह का लोप, बीच में क्या हो जाए? अगर कारक चिन्ह आ जाए, बीच में कारक चिन्ह का लोप तत्पुरुष समास कहावत है। क्या होता है? बीच में कारक चिन्ह का लोप तत्पुरुष समास कहावत है। आगे बात करते हैं, पहला विशेष्य दूसरा विशेषण कर्मधारय समास कहावत है ना। अगर पहला विशेष्य आ जाए, दूसरा विशेषण आ जाए तो कर्मधारय समास होता है। इसे आप इसी तरीके से ध्यान रखिएगा। अव्यय में पहला पद अव्यय, बहुब्रीहि में अन्य प्रधानतः है ना। अव्यय में पहला पद अव्यय, बहुब्रीहि में अन्य प्रधानतः है। द्वंद्व में और छिपे, द्विगु में पहला संख्या पद आवत है। बीच में कारक चिन्ह का लोप तत्पुरुष समास कहावत है। पहला विशेष्य दूसरा विशेषण कर्मधारय समास कहावत है। आप इसे 3-4 बार बोल दीजिएगा, आपको पूरा समास कंठस्थ हो जाएगा। और जो कन्फ्यूज वाला क्वेश्चन होते हैं आप उसे प्रैक्टिस में ले लीजिएगा, है ना। कंफ्यूज वाले को जो क्वेश्चन होते हैं प्रैक्टिस में ले लीजिएगा, आसानी से ही हो जाएगा। हाँ, मैं जरूर कहूँगा कि आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और इधर उधर प्रैक्टिस आपको कहाँ पे करनी है? आपको आदित्य पब्लिकेशन का बुक लेना है, उसमें काफ़ी सवाल दिए गए हैं, बहुत सारे सवाल हैं, 200 के करीब सवाल हैं। आप वहाँ से प्रैक्टिस करिएगा, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और दिन भर यूट्यूब पर अंगुलियाँ घिसने से आपकी सफलता नहीं मिलेगी, न ही दिन भर जो है फेसबुक पे पोस्ट करने से आपकी नौकरी लगने वाली है, न ही दिन भर इंस्टाग्राम पे कौन क्या कर रहा है इसे देखने से नौकरी मिलेगी। नौकरी अपने किताबों में आप घुसिए, वहाँ से आपको नौकरी मिलेगी। अगर आपको सफल होना है तो वही करिएगा ना, निश्चित रूप से आप आगे जाएंगे। और फिर मैं आखिरी बात वही कहूँगा, यही कोशिश रही तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। मायूस ना हो, है ना। मैं हमेशा कहता हूँ मायूस ना हो ना मायूस। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ठीक है, मेहनत करिए, कोशिश करिए, आगे बढ़िए, लगातार बेहतर को बेहतर बनाने का प्रयास करिए। अपने माता पिता के सपनों को साकार करिए। जो आपने बचपन से उन्हें दिखाया है सरकारी नौकरी का सपना, उसे आप साकार करिए। सरकारी नौकरी आपके पास है और केवल बस 2 कदम की दूरी है। आप अगर बीएड बीटीसी कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपके पास सरकारी नौकरी है, रखी गई है। थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है, आप सरकारी सर्विस पा जाएंगे। 4200 ग्रेड पे जो है प्राइमरी के टीचर की होती है, लगभग 50,000 के समथिंग आपके समय पे जाएगी इन हैंड सैलरी शुरुआत की। और उसके बाद 4600 ग्रेड पे टीजीटी की है, जो कक्षा 9वीं 10वीं में टीचर बनते हैं, उनकी इन हैंड सैलरी लगभग 60,000, आपके समय में 70,000 के करीब चली जाएगी। निश्चित रूप से ये जो होता है, यूँ कहे तो आप बहुत आलीशान ज़िंदगी तो नहीं जी पाएंगे, लेकिन हाँ इतना है कि आप माता पिता के सपनों को साकार करके समाज में एक स्टेटस आप अपना ऊपर करके समाज में आप भी सीना चौड़ा करके चल सकते हैं। हाँ, हम भी सफल हैं, है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।